गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन इससे पहले 2-3 वीडियो में जो महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है उसमें अपन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, उनकी प्रकृति, उनका क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन संबंधी उपागम, आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों उपागम और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता से राज्य और अन्य कर्ता, इन समस्त को पढ़ चुके हैं। एक यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई है। अभी सेकंड यूनिट है, इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय से अपन राष्ट्रीय शक्ति के टॉपिक पर आते हैं। सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक आपका राष्ट्रीय शक्ति। तो इसका राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या है ये देखते हैं कि आधुनिक जो प्रवृत्ति है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की, जो वर्तमान प्रवृत्ति है वो शक्ति के आधार पर समझने की बात करता है। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष से शक्ति प्राप्त करने, उसका प्रदर्शन करने और शक्ति की अभिवृद्धि करने से ही संबंध रखता है। तो बेसिकली राष्ट्रीय शक्ति क्या है? कोई राष्ट्र अगर अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो वो क्यों करता है और क्यों वो उसको बरकरार रखता है, क्यों उसका शक्ति प्रदर्शन करता है, इन समस्त के बारे में तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति है क्या। तो मॉर्गेनथाउ ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव एवं नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है तथा यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों को अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करवा लेता है। मॉर्गेनथाउ क्या मानते हैं कि शक्ति है, पहली चीज़ तो कि राष्ट्रीय शक्ति है कोई भी राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर दूसरे राष्ट्र के कार्य, व्यवहार और नीतियों पर प्रभाव डालता है। यानी कोई देश है के साथ ये काम करेगा, उसका व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा होगा और उसकी नीतियाँ कैसी होगी, उन सब पर प्रभाव और नियंत्रण दोनों काम करता है। वो प्रभाव भी रखता है उस पर और उस पर नियंत्रण भी रखता है, रखने की चेष्टा करता है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है। दूसरी चीज़, पहली अपन ने देखी, एक तो मतलब राष्ट्रीय शक्ति को दो चीज़ें आ गई। नंबर एक शक्ति और दूसरा क्षमता। ये दो चीज़ें हैं, शक्ति और क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों को अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करवा लेता है। वही अपना कोई भी काम है वो दूसरे राष्ट्रों से उसकी इच्छा के अनुसार हर कोई काम करवा लेता है। ये परिभाषा देते हैं मॉर्गेनथाउ। तो मॉर्गेनथाउ ये मानते हैं भी जो राष्ट्रीय शक्ति है वो दो चीज़ों पर टिकी हुई है, एक शक्ति, दूसरा क्षमता। तो ये इस तरह की राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा देने की कोशिश करी है। अब राष्ट्रीय शक्ति में यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, निर्बल, अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। हार्टमैन ये मानते हैं। हार्टमैन जो एक विचारक है, उन्होंने शक्ति की परिभाषा अलग से दी है, मॉर्गेनथाउ से अलग। उन्होंने कहा है कि कोई राष्ट्र शक्तिशाली या निर्भर है, उससे राष्ट्रीय शक्ति से अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र हो अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि में उसमें कितनी क्षमता है। जितनी अधिक क्षमता होगी वो राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली होगा। ये बात हार्टमैन मानते हैं। उसके बाद अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम ही राष्ट्रीय शक्ति है। ऑर्गेन्स्की ये मानते हैं कि जो खुद के हितों के अनुकूल, अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखने, योग्यता, यानी ये योग्यता की बात करते हैं। ऑर्गेन्स्की योग्यता की बात करते हैं। और फिर होश क्या मानते हैं कि शक्ति वह बल है जो राष्ट्र को अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों पर डालता है। यानी शक्ति वो चीज़ है जिसे एक राष्ट्र वो अपने इंटरेस्ट की पूर्ति करने के लिए दूसरे राज्यों पर डालते हैं। तो मॉर्गेनथाउ और भी तरीके से शक्ति को जैसे, क्योंकि शक्ति का प्रतीक या पर्याय अपन मॉर्गेनथाउ को मान सकते हैं, मॉर्गेनथाउ और भी गए। वो कहते हैं राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरों राष्ट्र के कार्य, व्यवहार, नीतियों, प्रभाव और नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है या उसके अनुसार कोई भी काम करवा लेता है। तो जबकि पेडलफोर्ड और लिंकन ये लोग हैं वो ये मानते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति का मतलब है भौतिक और सैनिक शक्ति की सामर्थ्य की सूचक है। तो अलग अलग विचारक वो राष्ट्रीय शक्ति को अलग अलग रूप से मानते हैं। उनके अनुसार उन्होंने कहा है भी शक्ति चाहे कैसी भी हो, लेकिन शक्ति का उद्देश्य होता है कि राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति करने में सक्षम हो। हम शॉर्ट में अगर समझे उक्त परिभाषाओं के आधार पर, जो चार परिभाषाएं अपने मॉर्गेनथाउ, हार्टमैन, ऑर्गेन्स्की और होश की चार परिभाषाएं देखी है, इनके अकॉर्डिंग अगर अपन शॉर्ट में समझे तो राष्ट्रीय शक्ति वह ताकत है जिसे कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अधिकतम सिद्धि कर सकता है। उसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि राष्ट्रीय शक्ति है वो
कहाँ तक आकर के सीमित होती है कि राष्ट्रीय शक्ति वह ताकत है जिसे कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अधिकतम सीधी, ये दो चीज़ें हैं, एक राष्ट्रीय हित और दूसरा उनकी सीधी, यानी कोई भी देश कितना ताकतवर है इसका निर्धारण ये होगा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की कितनी पूर्ति कर पाता है अपनी क्षमता के दम पर, उससे उस देश की ताकतवर या कमज़ोर होने का पता चलता है। तो ये हम राष्ट्रीय शक्ति को इस प्रकार से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के अभिप्राय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शक्ति किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की वह ताकत है जिसके दम पर कोई भी राष्ट्र वो अपने हितों की पूर्ति करने में सक्षम होता है। क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति है वो कोई स्थायी नहीं है, बदलती रहती है राष्ट्रीय शक्ति के, और राष्ट्रीय शक्ति है वो किन किन कारणों से अधिक विकसित होती है या किन किन कारणों से संकुचित होती है। इन समस्त कारणों का अध्ययन करने के लिए हमें राष्ट्रीय शक्ति के उन तत्वों का अध्ययन करना पड़ेगा जिनके बदौलत कोई भी देश की राष्ट्रीय शक्ति है वो डिसाइड होती है कि वो राष्ट्रीय शक्ति अमुक देश की राष्ट्रीय शक्ति कितनी होगी। तो अब अपन अध्ययन करते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या हैं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, राष्ट्रीय शक्ति मूल रूप से सैनिक शक्ति है, यानी मूलतः तो सैनिक शक्ति है, किंतु इस शक्ति की रचना में अनेक तत्व कार्य करते हैं, इसलिए वे भी राष्ट्रीय शक्ति के घटक तत्व कहे जा सकते हैं। अगर अपन मौलिक बात करें तो मूल रूप से तो क्या है, एक ही चीज़ है, वो है सैन्य शक्ति, यानी कोई भी देश है उसकी सैन्य शक्ति कितनी है, उसकी थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये जितनी भी सेना के प्रारूप है उन सेनाओं को, जैसे अगर अपन कोई टाइम में ब्रिटेन राष्ट्रीय शक्ति, ब्रिटेन एक विश्व की महाशक्ति था तो उसका कारण था उसका जहाजी बेड़ा या उसकी नौसेना बहुत ज़्यादा मजबूती। तो मूल रूप से तो सैनिक शक्ति है, क्योंकि अगर कोई देश उसका कहना नहीं मानता है या उसके हितों की पूर्ति उससे नहीं होती है तो सैन्य शक्ति ही उसका विकल्प बचता है। तो मूल रूप से सैन्य शक्ति है, लेकिन इस सैन्य शक्ति में भी तो बहुत सारे, अगर सेना की शक्ति बढ़ती है तो उस शक्ति में बहुत सारे तत्व काम करते हैं, इसलिए वो समस्त राष्ट्रीय शक्ति के घटक तत्व कहे जा सकते हैं। तो अपन राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक नंबर 1, दूसरा सामाजिक और तीसरा प्रत्यात्मक, ये 3 है। प्राकृतिक में भूगोल आएगा, प्राकृतिक संसाधन आएंगे और जनसंख्या आएगी। ये 3 प्राकृतिक तत्व है जो किसी देश के पास। सामाजिक में आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा और राष्ट्रीय मनोबल, और प्रत्यात्मक में नेतृत्व के आदर्श, बुद्धि और दूरदर्शिता, ये चीज़ें हैं। ये 3 मुख्यतः तत्व है या राष्ट्रीय शक्ति को 3 वर्ग है उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसमें देखते हैं भूगोल का कोई देश के लिए क्या योगदान है। तो राष्ट्रीय शक्ति के जो विभिन्न तत्व हैं उसमें भूगोल को सबसे अधिक स्थायी तत्व माना गया है, यानी शक्ति का मुख्य अवयव है वो भूगोल है, और किसी भी राष्ट्र की जड़ है उस राष्ट्र के भूगोल में निहित होती है। और बहुत सारे जैसे क्योंकि आज जो सारा विश्व भौगोलिक दृष्टि से इतना सीमित हो गया है कि एक भूखंड को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन पूरे संसार के सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, भूमंडल के परिवर्तनों को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए भूगोल का जो क्षेत्रफल है वो महत्वपूर्ण है किसी भी देश का। अब क्या है, भूगोल में क्या क्या शामिल होता है। जैसे नेपोलियन ने यह कहा है कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। नेपोलियन ने भूगोल को इतना ज़्यादा महत्व दिया है कि किसी भी देश की विदेश नीति भी उस देश की ज्योग्राफी डिसाइड करेगी, और ये नीड फैक्ट भी है क्योंकि विदेश नीति है वो बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करती है, उसमें से भूगोल एक महत्वपूर्ण है। कि देश है वो अन्य देशों के साथ किन किन रूपों से जुड़ा हुआ है, जैसे थल और स्थल अगर दोनों से जुड़ा हुआ है तो उसकी विदेश नीति उसी रूप से काम करे। जैसे बाहर थल और स्थल दोनों से संसार से जुड़ सकते हैं तो उसकी विदेश नीति उसी के अकॉर्डिंग होगी। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ इससे अन्य देशों से ही सिर्फ स्थल से घिरा हुआ है, जहाँ जलीय सीमा नहीं लगती है, तो इस कारण उसकी जो विदेश नीति है वो उस पर निर्भर करेगी। तो नेपोलियन है विदेश नीति को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अब भूगोल में क्या क्या आता है, जैसे क्षेत्रफल, तो अन्य बातें समान होने पर एक देश जितना बड़ा होगा उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। स्लाइचर, तो स्लाइचर ये मानते हैं कि अगर और सारी बातें समान रखी जाए, टोटल जितनी भी है, अन्य जितनी भी ये जो अपने घटक देखे हैं उन समस्त घटकों के समान है, पर जिस देश का जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा वो उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। अब क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ संख्या नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल अगर थार का रेगिस्तान या शीत जो रेगिस्तान है इस तरह का क्षेत्रफल नहीं है। क्षेत्रफल का तात्पर्य है कि बर्फीला जंगली ये नहीं होना चाहिए, बल्कि क्षेत्रफल उपयोगी होना चाहिए। उपयोगी जैसे कृषि के लायक भूमि हो, कच्चा माल हो, जनसंख्या पालने की क्षमता वाला होना चाहिए। तो क्षेत्रफल है वो
मतलब बहुत सारी चीज़ों पर, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब सिर्फ संख्या में बड़ा, क्योंकि अगर संख्या में बड़ा होता तो कनाडा बहुत बड़ा देश है, आज विश्व शक्ति होना था, लेकिन नहीं हो पाया है, तो इसलिए। और अगर क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल की बात करें तो 1905 में हम देखते हैं कि रूस को जापान ने हरा दिया था, जो एक बहुत छोटा सा देश है। तो इस क्षेत्रफल का मतलब है कि वो उन समस्त चीज़ों का होना चाहिए जिससे क्षेत्रफल का मतलब कि वो देश की जनसंख्या को पाल सके और उनके लिए वो आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बने। तो इन शॉर्ट अपन यूँ कह सकते हैं कि विशाल क्षेत्रफल है, उसी से केवल राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन जाता है। से अगर सहारा जैसे राष्ट्र, सहारा मरुस्थल वाले राष्ट्र है तो, लेकिन उनसे तो अधिक जो शक्तिशाली हो जापान और बेल्जियम है, हालांकि आकार में वो बड़े हैं लेकिन आकार एकमात्र नहीं है। तो इसलिए आकार, क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, क्षेत्रफल इस तरह का होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक कृषि भूमि हो, कच्चा माल और जनसंख्या पालने की क्षमता हो। दूसरा, भूगोल में जलवायु, अच्छी जलवायु कर्मठता और मेहनत की प्रेरित करती है और उत्पादन बढ़ाती है। जलवायु बहुत सारा, क्योंकि अगर जहाँ पर गर्म जलवायु होगी वहाँ पर वहाँ के जो लोग होंगे उनको कर्मठता उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी शीत जलवायु में होती है। इसलिए अगर जहाँ पर बैलेंस्ड जलवायु है ना, जैसे शीतोष्ण जैसी जलवायु होती है जहाँ पर नए गर्मी और नए सर्दी होती है, वहाँ के लोगों की कार्य क्षमता है वो अधिक ज़्यादा होती है। तो इसलिए अच्छी जलवायु में वहाँ का उत्पादन भी अच्छा होता है। जलवायु अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होने से मौसम अच्छा रहता है, प्रकृति अच्छी होती है, तो समस्त चीज़ों का सहयोग है वो देशों को मिलता है। तो इसलिए दूसरी चीज़ है वो जलवायु है। तीसरा, स्थलाकृति, प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण वाद विवाद को कम करता है। जैसे भारत की जो उत्तरी सीमा है वो हिमालय से घिरी हुई है, तो इस तरह की जो दक्षिणी सीमाएँ हैं वो पूरा का पूरा समुद्र से घिरी हुई है, तो दक्षिणी सीमा में किसी तरीका का विवाद नहीं है। तो जिस देश का जितना ज़्यादा प्रकृति से सीमाओं का निर्धारण होगा उसका वाद विवाद उतना ही कम होगा और वो देश उतनी ज़्यादा अधिक प्रगति करेगा। तो इसलिए स्थलाकृतियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थलाकृति जो है जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे नदी, पर्वत या समुद्रों से घिरे हुए राष्ट्रों की सीमाएँ अधिक सुरक्षित होती है। और जैसे अगर पेरिनीज पर्वत श्रृंखलाओं के कारण स्पेन है वो यूरोप के राजनीतिक और फौजी द्वंद्वों की लपेट से परे रहा। उदाहरण के लिए अपन स्पेन की बात करें तो स्पेन वो पूरी तरह से पेरिनीज पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तो इस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश चैनल ने ब्रिटेन को एक बहुत लंबे टाइम तक प्राकृतिक स्थलाकृति होने के कारण सुरक्षा दी थी, और अटलांटिक और प्रशांत महासागर की वजह से अमेरिका को सुरक्षा प्राप्त हो रही है। आल्प्स पर्वत है वो इटली के लिए बना है। तो इस तरह से भारत का उत्तरी सीमा का हिमालय माना जाता है। तो और स्थलाकृतियों से कुछ अच्छे बंदरगाह भी हो तो व्यापारिक दृष्टि से संपर्क बनते जाते हैं। तो इस तरह से स्थलाकृतियाँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। लेकिन स्थलाकृति है वो अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो स्थलाकृतियों का उतना महत्व नहीं बचा है, क्योंकि कोई भी सीमा है वो अब अंतिम नहीं रही है। वहाँ रख सकते ना, तिब्बत है जो अगम्य था। तो इस तरह से मतलब जैसे 1962 में चीनी हमला हुआ था तो उसने हिमालय पर्वत जो पर्वतमालाएँ थे उनका महत्वहीन सिद्ध कर दिया उनको। और प्राकृतिक सीमाएं कई बार बाधक भी बन जाती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह में रुकावट पड़ती है, राष्ट्रीय एकता की समस्या होती है। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो अफ्रीका की जो स्थलाकृति है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में बाधक है, क्योंकि पर्वतमालाओं की प्रचुरता के कारण ब्रह्मांतरिक काल तक दुनिया से पृथक रहा। एक ये भी कारण है कि आप दुनिया से अलग, बाकी दुनिया से अधिक ज़्यादा होता है तो आप बाकी दुनिया से कट जाते हो। तो स्थलाकृतियों के अपने प्लस माइनस है दोनों के दोनों। चौथा है भूगोल में अवस्थिति। अब कोई देश कहाँ स्थित है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जल और थल से कनेक्टिविटी दोनों तरीक़ों से। अब अमेरिका की अगर अपन बात करें उदाहरण के लिए, अमेरिका सुपर पावर बना तो उसका सबसे बड़ा कारण था उसकी अवस्थिति, क्योंकि वो पूरे यूरोप से अलग रहा और समुद्र प्रशांत और जो अंटार्कटिक महासागर है उनसे घिरा हुआ होने के कारण उस पर किसी तरीके का उसके अलावा अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं रहा। तो उन्होंने सिर्फ अपना विकास पर फोकस किया। और अन्य देशों के दो विश्व युद्ध हुए उसमें हालांकि उन्होंने भूमिका महत्वपूर्ण निभाई थी, लेकिन उनका खुद का कोई नुकसान नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही महाद्वीप होने के कारण वो अलगाव की स्थिति अपनाता है। उसके साथ न तो किसी का टकराव है और न ही किसी से उसके सबके के साथ मैत्री संबंध है, क्योंकि सीमाओं का निर्धारण कहीं से नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पर अधिक शांति है। तो जल और स्थल की जो कनेक्टिविटी है उनकी अवस्थिति कैसी, ये महत्वपूर्ण तरीके हैं। अब अगर हम शॉर्ट में बात करें तो चूंकि भूगोल है वो वास्तव में विदेश किसी भी राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक और तकनीकी जो आविष्कार हुए उन्होंने भूगोल के महत्व को कम कर दिया है, क्योंकि अब सीमाएं वगैरह या ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। अब इतने ज़्यादा जैसे परमाणु आयुध वगैरह जिनका आविष्कार हो गया, परमाणु बम जैसे हथियारों का, तो उनके लिए सीमाओं का कोई महत्व नहीं बचा है कि किस तरह की सुरक्षाएँ होती है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में पहला खाद्य सामग्री से विकट परिस्थितियाँ, अकाल, युद्ध में आत्मनिर्भर। अगर खाद्य सामग्री के मामले कोई देश आत्मनिर्भर है
या इतनी उत्पादन होती है कि वो अपने देश का भरण पालन करने में सक्षम है, तो उसको दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर विकट परिस्थितियाँ आ जाए, युद्ध हो जाए, तो उस स्थिति में उस देश को दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़े। तो ये महत्वपूर्ण। और कच्चा माल, औद्योगिक विकास के लिए जिस देश में जितना कच्चा माल उत्पादित होगा उसके कारण, जैसे उदाहरण के लिए अरब देश है, वो तेल के कारण राजनीति में बने रहते हैं। श्रीलंका रबर उत्पादन के कारण वैश्विक संबंधों में अहम स्थिति रखता है। तो कच्चा माल कहाँ पर कितना होता है, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कच्चे माल की बदौलत उस देश का औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अपन कह सकते हैं औद्योगिक विकास है वो सीधा का सीधा उसका संबंध है वो राष्ट्र की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। अब तीसरा जनसंख्या। जनसंख्या महत्वपूर्ण अदा करती है, लेकिन जनसंख्या का अपन को ये ध्यान रखोगे, जनसंख्या उसकी कार्यशील जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे मतलब ये नहीं हो कि युवा अगर जितनी अधिक जनसंख्या होगी, जनसंख्या अधिक हो, लेकिन जैसे अगर वहाँ पर युवा या कार्यशील जनसंख्या वाले लोग नहीं हैं तो उसका उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा। रोम साम्राज्य की शक्ति का मुख्य कारण उसकी विशाल जनसंख्या थी। एग्जाम्पल अगर अपन इतिहास में भी देखें तो जनसंख्या हमेशा से निर्धारित करने वाली फैक्टर रहा है। राष्ट्रों का नाश करने वाला सबसे सहारक कारण जनसंख्या का नियंत्रण ह्रास होना है। मोंटेस्क्यू ने यहाँ तक कहा है कि अगर किसी भी राष्ट्र का अगर विनाश होता है तो उसका सबसे जो कारण है वो जनसंख्या अगर लगातार कम होगी तो, और ईश्वर सदा विशालतम बटालियनों की ओर है। तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन है एक तरीके का, कि ईश्वर है वो हमेशा से ही उन जो विशालतम बटालियन रही है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उनके साथ ईश्वर है वो अपने आप जुड़ा हुआ होगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई दौरा नहीं है। क्योंकि बड़ी जो जनसंख्या होगी या बड़ी जो जिसकी सेना होगी, तो अपन ये मान सकते हैं कि बड़ी सेना वाले के साथ हमेशा से विजय है वो उनके साथ रहती है। तो इनडायरेक्टली यूँ कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती है वो बड़ी जो बटालियन है वो हमेशा से ईश्वर उन्हीं के साथ होता है, क्योंकि विजय निश्चित है उन्हीं की होती है। तो जैसे अगर मतलब मुसोलिनी ने इटली वासियों के लिए कहा था कि यह बात साफ साफ सोचना ठीक होगा कि 9 करोड़ जर्मन और 20 करोड़ सलाहों के सामने 4 करोड़ इटालियनों की अस्थि क्या है। तो यानी अस्थि, इसका मतलब है कि आपको जनसंख्या बढ़ाने पर ही ध्यान देना होगा। तो इसलिए ये चीज़ें तो और जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हास दोनों का कारण बनता है। राष्ट्रीय हास का अगर जनसंख्या वो निर्भर जनसंख्या या जिसके पास रोजगार नहीं होगा वो देश पर बहुत भारी भी पड़ सकती है। तो इसलिए शक्ति का भी और राष्ट्रीय विनाश का, हास का, दोनों का भी काम करती है जनसंख्या। अब चौथा है तकनीकी में अगर अपन देखें तो विज्ञान का विशाल व्यवहारिक प्रयोग और ज्ञान। तकनीक है क्या, कि विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग ही तकनीक है। तकनीकी उन्नति से अभिप्राय नई तकनीकों का प्रयोग है। यह एक प्रकार से पुराने तौर तरीकों पर नूतन तौर तरीकों की विजय है। तकनीकी उन्नति, कोई देश जितना टेक्निकल के मामले में जितना अधिक होगा, जैसे उदाहरण के लिए आज भी हमें इजराइल की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान और इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में इतने ज़्यादा एडवांस है कि लगभग टेक्नोलॉजी है वो सप्लाई करते हैं। जापान तो पूरे संसार में अपनी टेक्नोलॉजी के कारण जाना जाता है। तो और इस कारण वहाँ पर वो जो अकेला राष्ट्र है वो बहुत काफ़ी शक्तिशाली और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध राष्ट्र है। तकनीकी प्रगति के 3 क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभावित किए। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं तकनीकी में? पहला सैनिक तकनीकी, युद्ध तकनीक में बदलाव किया, परमाणु तकनीक ने स्वरूप बदल दिया। अब वो पैदल रथ घोड़े वाली वो वाली स्थिति नहीं बची है। हाथी रथ घोड़े सेना का उसका कोई महत्व नहीं बचा है। कोई देश है वो कितना प्राकृतिक स्वरूप से सक्षम है, ये सैन्य टेक्नोलॉजी जो आई है, आर्मी की टेक्नोलॉजी, उसने युद्ध की तकनीक में बदलाव कर दिया है। अब बहुत कम लोगों से भी युद्ध को जीता जा सकता है। अब संख्या बल है वो उतना मायने नहीं रखता। उदाहरण के लिए इजराइल ने अरब देशों को 3 बार पराजित किया है। अपनी छोटी सी जनसंख्या वाला अकेला होने के बावजूद भी अनेक अरब देशों को उसने पराजित किया है। तो परमाणु जो अब आया, जो न्यूक्लियर बम आया, उसने तो पूरी टेक्निक को बदल के रखते। दूसरा औद्योगिक तकनीकी, आर्थिक समृद्धि आया और साम्राज्यवाद आया। औद्योगिक तकनीक के कारण क्या हुआ, इकोनॉमिकली रूप से लोग इतने ज़्यादा सदृढ़ हो गए और साम्राज्यवाद में औद्योगिक तकनीक ने, औद्योगिक विकास ने साम्राज्यवाद को संबल प्रदान किया बहुत बड़ा, क्योंकि अन्य राष्ट्रों को कच्चे माल की इन चीज़ों की आवश्यकता थी। तो उसके लिए उन्होंने नए क्षेत्र तलाशने शुरू किए और धीरे धीरे उन पर राजनीतिक कब्जा भी कर लिया। तो इसलिए साम्राज्यवाद भी औद्योगिक टेक्नोलॉजी। तीसरा संचार, रेडियो टीवी ने राष्ट्रीय जनमत निर्माण में योगदान दिया। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सोशल मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इन्होंने जनमत निर्माण में, कोई भी सरकार है उसको वैधता प्रदान करने में इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो संचार तकनीकी ने अपनी बात है वो समाज के आखिरी तबके तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिससे
हर सरकारों का राष्ट्रीय जनमत का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से ये तकनीकी के मामले में भी तकनीकी ने भी राष्ट्रीय शक्ति के योगदान के लिए आज एक आह्वान पर एक किसी भी प्रधानमंत्री या कोई लोकप्रिय जो राष्ट्रपति होते हैं उनके एक आह्वान पर समूचा देश खड़ा हो उठता है, तो इसके कारण उससे उनको संबल भी मिलता है। तो ये तकनीकी ने भी किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति के लिए बहुत बड़ा। अगला है विचारधारा। और विचारधारा है क्या? विचारधारा विचारों और विश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है, ध्यान दीजिएगा। विचारधारा क्या है? एक तो विचारों और विश्वासों का एक समुच्चय है, इम्पोर्टेंट, जो सुनिश्चित विश्व दृष्टि पर आधारित और अपने आप में परिपूर्ण मानती हो। पहली चीज़, सुनिश्चित विश्व दृष्टि पर हो और अपने आप को परिपूर्ण मानती हो, ये चीज़ महत्वपूर्ण है। तो ये विचारधारा को अपन यूँ समझ सकते हैं कि विचारों और विश्वासों का एक ऐसा समूह है जो पूरे विश्व की दृष्टि पर आधारित और जो अपने आप को पूर्ण मानती हो, यानी उसमें ज़्यादा कुछ सुधार वगैरह की गुंजाइश नहीं हो, उसको विचारधारा कहते हैं। आज संपूर्ण राजनीति है वो विचारधारा के आधार पर लोकतांत्रिक और साम्यवादी गुटों में विभाजित है। तो जो शीत युद्ध का अपन दौर देख चुके हैं जहाँ पर विचारधाराओं की भयंकर लड़ाई हुई थी, तो कौन सी विचारधारा है वो किस तरीके से किसको सपोर्ट करती है या किन लोगों को सपोर्ट करती है, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। फर्स्ट विश्व युद्ध में यूके और यूएसए ने अपने आप को लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय जैसी उदार विचारधाराओं की रक्षा के लिए लड़ना बताया। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने अपने आप को इसलिए युद्ध में नहीं झोंका कि हालांकि उनके हित जुड़े हुए थे, लेकिन उन हितों की बजाय उन्होंने किसको प्रायोरिटी पर रखा? उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, हर एक लोकतंत्र तो हो ही गया और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब हर एक राष्ट्र को अपना निर्णय करने का स्वयं अधिकार हो, जैसी उदार विचारधाराओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं, एक उज्ज्वल या बेहतर विश्व के लिए लड़ रहे हैं, तो इसलिए उनको नैतिक संबल है वो बहुत ज़्यादा मिला। तो विचारधाराएँ हैं वो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्ले करती है। फिर राष्ट्रीय चरित्र। अब राष्ट्रीय शक्ति पर राष्ट्रीय चरित्र का अनिवार्यतः प्रभाव पड़ता है। जैसे रूस और जर्मनी सैन्य आधारित विदेश नीति अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले काफ़ी आसानी से अपना सकते हैं। अब उसका कारण क्या है? रूस और जो जर्मनी है वो राष्ट्र क्या करते हैं कि उनको ये मानना है कि उनको लगता है उसके क्योंकि वहाँ की जनता है वो बहुत ज़्यादा भावुक है, तो वो अपने आप को इतनी आसानी से मतलब इस तरह का राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं कि इनकी हार है यानी जर्मनी की हार है वो आपकी व्यक्तिगत से हार होगी। और इसके प्रति इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई, क्योंकि जो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हार आपको किसी का गुलाम बना दे। तो ये जो रूस और जर्मन है उनकी जैसे उन दोनों की जो मूल विशेषताएं हैं वो क्या है कि इनकी जो अटलता, अविचलता, अडिगपन है और विदेशियों के प्रति संदेह की भावना है। जैसे बिस्मार्क ने रूसी कर्तव्य निष्ठा और स्थिरता के बिस्मार्क ने उदाहरण दिया था इसके लिए जर्मनी के लिए कि उन्होंने रूस का उदाहरण देकर कहा था कि 1825 में जब बाढ़ आई थी तो इसके बाढ़ के स्थान पर आने वाले किंतु इसके आने पर भी जो रक्षा करने वाले प्रहरी थे वो अपने स्थान पर खड़े रहे और बाढ़ में बह गए, किंतु उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। उसी तरह से जो शिप की दरा था उसमें सैनिक है वो बर्फ़ में दब कर मर गए लेकिन अपने जगह को नहीं छोड़ पाए। तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहते हैं कि वो अपने कर्तव्य पालन के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दूसरे को प्रेरित करने में कहते हैं कि जैसे अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजी सैनिक थे वो रूस में घुस गए थे लेकिन उनको भगाने की वहाँ से बहुत बड़ी योग्यता, उनको वहाँ से भगाने के लिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, यानी हर एक राष्ट्र का अपना अपना चरित्र होता है और उन चरित्रों के मुकाबले ही वहाँ का जो राष्ट्रीय शक्ति पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है कि उनमें एकजुटता की भावना कितनी है। रूसी राष्ट्रीय चरित्र कैसा है? शौर्य है, अडिग, धैर्य और विदेशियों के प्रति संदेह। वहीं अमेरिकी चरित्र व्यक्तिगत प्रेरणा और विकास के आविष्कार की क्षमता। अमेरिकियों को सामूहिक प्रेरणा न मिलकर के व्यक्तिगत प्रेरणा मिलती है और उनमें आविष्कार की क्षमता भी है। ब्रिटिश चरित्र है कट्टरहीनता और साधारण सूझबूझ। ब्रिटिश चरित्र बहुत ज़्यादा हद तक इस पर निर्भर करता है। भारतीय चरित्र है बड़े से बड़ा अन्याय दर्शन के आधार पर सहना और विषम परिस्थितियों में जूझने की क्षमता। तो चाहे कितने भी विदेशी आक्रमण हुए हो, इवन सोमनाथ को अकेले मोहम्मद गौरी जैसे लोगों ने 25 बार लूटा था, मोहम्मद गजनवी, तो उसका हुआ क्या? भारतीयों ने कोई रेसिस्ट नहीं किया उनका, और उनके लिए मतलब कि अगर बुरा कर रहा है तो भगवान उनको अपने आप सजा देगा। तो इसलिए जो बड़े से बड़ा अन्याय भी दर्शन के आधार पर सहन कर लेते हैं। जैसे अगर जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो जितने भी अन्याय हुए उनके आधार पर भी सहन कर लिए। तो इस तरह से विषम परिस्थितियों में इनके जूझने की क्षमता है। तो ये अलग अलग देशों का अलग अलग चरित्र होता है और ये चरित्र ही राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है। फिर है राष्ट्रीय मनोबल, क्योंकि राष्ट्रीय मनोबल राष्ट्रीय चरित्र का ही एक हिस्सा है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्रभावकारी तत्व है।
मनोबल तो अमूर्त भाव है एक तरीके का, क्योंकि जो राष्ट्रीय चरित्र है वो मूर्त है, तो मनोबल है वो अमूर्त भाव है जो अपनी निष्ठा, साहस, विश्वास और व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने की भावनाओं से प्रेरित है। मोर्गेनथाउ, अगर अपन बात करें तो मोर्गेनथाउ ये मानते हैं कि राष्ट्रीय मनोबल निश्चय वह अनुपात है जिसके अनुसार एक राष्ट्र युद्ध और शांति के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय मनोबल का भी अपना है नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों के माध्यम से समन्वय करता है, और राष्ट्र अधिक शक्तिशाली हो इसके लिए उच्च गुणों वाला नेतृत्व जरूरी भी है। तो नेतृत्व वो हमेशा ही राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों के साथ समन्वय नेतृत्व भी करता है। अगर नेतृत्व अच्छा नहीं होगा तो उन समस्त तत्वों का कोई मतलब नहीं होगा, जब तकनीक का कोई मतलब नहीं है, अगर तकनीक सेना तक पहुंच नहीं पाएगी। यानी वो राष्ट्रीय तत्व जो उचित समय पर अगर जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक इन समस्त चीज़ों का कोई महत्व नहीं बचेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा नेतृत्व हो और उसके लिए उच्च गुणों वाला हो जिसमें सारी क्षमताएं। और कूटनीति महत्वपूर्ण चीज़ है। कूटनीति कि विदेश नीति को ठीक रीति से लागू कूटनीति करती है। कूटनीति कला है जिसे राष्ट्रीय हितों को साधने में कौन सा तत्व प्रभावी होगा इसका निर्धारण करके उपयोग में लाया जाता है। कूटनीति के बगैर ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं रख सकते हो तो वो राष्ट्र कभी सफल नहीं हो पाएगा। विदेश नीति है उसको व्यावहारिक रूप से जो लागू करने का काम है वो कूटनीति करती है। और कूटनीति वही कला है जिससे उनका जो तत्व है वो समस्त प्रभावी होंगे और इसका निर्धारण करके इसको उपयोग में लाया जाता है। तो कूटनीति के बगैर कोई भी राष्ट्र है उनके सारे तत्व है वो अप्रभावी हो जाते हैं और इन तत्वों के बगैर कोई चीज़ों का मतलब नहीं रहता। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी को और कैबूर ने इटली को कूटनीति के दम पर अग्रणी राष्ट्रों में ला दिया था। और उन यूएस से वो 1919 से 45 तक सब कुछ होते हुए भी अच्छी कूटनीति के न होने के कारण अलग थलग रहा। तो इस तरह से ये जो कूटनीति है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे अगर अपन बात करें भारत, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, अगर अपन बात करें कूटनीति की तो भारत ने जैसे अगर 65 का जो युद्ध था उसमें हालांकि लाहौर तक विजय प्राप्त कर ली, लेकिन कूटनीति के मामलों में बहुत पीछे रह गए थे। तो इसी कारण उन्होंने वो कहा जाता है कि भारत युद्ध क्षेत्र में हमेशा जीतता रहा है लेकिन टेबल पर हार गया है। तो कूटनीति भी बहुत सारे जो रोल है वो प्ले करती है। बगैर कूटनीति, जब तक सफल कूटनीति नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार ये आज का जो अपना टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व और सीमाएं, या राष्ट्रीय शक्ति के तत्व की बात करते हैं तत्वों को, तो ये कुल मिलाकर के 9 तत्व है। अगर इनमें अपन और भी जोड़ना चाहें, जैसे ये 9 मुख्यतः तत्व है, लेकिन इनके अलावा भी और सारे जैसे शासक के गुण क्या हो, औद्योगिक क्षमता जो इनडायरेक्टली आ चुके हैं, सैनिक तैयारी, ये समस्त तत्व है उनमें पहले से ही आ चुके हैं। तो ये वीडियो YouTube चैनल पर आपको मिलेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।